हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पिगू की परिभाषा। पिगू ने अपनी परिभाषा में राष्ट्रीय आय के बारे में जो बताया था कि उन्होंने पिगू पिगू की जो परिभाषा की जो एक पहली विशेषता है, विदेशों में किए गए विनियोग से आय। पहली परिभाषा इनकी हम देखते हैं। विदेशों में किए गए विनियोग से आय। प्रोफेसर पिगू ने बताया था कि अगर किसी भी देश के नागरिकों द्वारा जब दूसरे देशों में विदेशों में जो विनियोग किए जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं और उनसे जो आय प्राप्त होती है वो उसी देश की राष्ट्रीय आय में ही जोड़ी जाती है। तो ये एक बहुत प्रमुख विशेषता थी पिगू की, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी देश के बहुत सी कंपनियां हैं जो दूसरे देशों में भी कार्य कर रही हैं वहाँ भी उनका बिजनेस चल रहा है और वहाँ से उनको बहुत रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, इनकम हो रही है। तो उनके द्वारा जो भी रेवेन्यू, जो भी इनकम, जो भी आय प्राप्त होती है वो उस देश की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाती है। पिगू की जो दूसरी विशेषता है वो है मुद्रा का मापदंड। पिगू ने जो अपनी विशेषताएं में बताया कि जो राष्ट्रीय आय में वही आय सम्मिलित की जाएगी या उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं से जो आय प्राप्त होगी वो सम्मिलित की जाएंगी जिनको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। क्योंकि हम बहुत से देशों में, अब पहले ज़माने में कि वस्तुओं का जो लेन देन, वस्तुओं की अदला बदली होता था, तो उससे हम किसी भी तरह की कोई आय प्राप्त नहीं करते, तो हम उसके आधार में राष्ट्रीय गणना नहीं कर सकते। तो पिगू ने इस बात पे जोर दिया है कि राष्ट्रीय आय में हम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित करेंगे जिनका मापदंड हम मुद्रा में करते हैं। इन विशेषताओं को समझने के बाद हम पिगू की कुछ आलोचनाएं लिए, उनके द्वारा दी गई परिभाषाओं की कुछ आलोचनाएं हैं जो हम आगे देखते हैं। पिगू की परिभाषा की जो पहली आलोचना है कि जो उनकी परिभाषा के आधार पर हम देखें तो जो उनकी परिभाषा है, उन्होंने जिस तरह राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए बताया है तो वो सिर्फ एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ही लागू हो सकती है। उनकी जो परिभाषा है, अगर हम उसकी एक आलोचना करते हुए देखते हैं तो सिर्फ मौद्रिक अर्थव्यवस्था में लागू होना। उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई, उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीय की गणना की है उसको हम सिर्फ मौद्रिक अर्थव्यवस्था में लागू कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन देशों में जो वस्तुओं का लेन देन मुद्रा में नहीं होता या वस्तुओं के अदला बदली ही करके वहाँ की जो खरीद और बेचा जाता है, तो वहाँ पे उनकी परिभाषा के आधार पर हम राष्ट्रीय की गणना नहीं कर सकते। ये एक बहुत उनकी एक बड़ी आलोचना की गई है। उनकी जो दूसरी आलोचना की गई है वो है संकीर्ण तथा विरोधाभास युक्त। उनकी जो परिभाषा है उसमें संकीर्ण तथा विरोधाभास युक्त एक जो उन्होंने बताया है कि जो उनकी परिभाषा संकीर्ण और विरोधाभास है। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति, उसका जो भी प्रोफेशन हो, उसके द्वारा जो भी वो इनकम करता है उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति जब वो काम अपने लिए या अपने परिवार के लिए करता है तो उसकी आय को फिर राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। तो इस तरह से इस बात को पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर पाए पिगू, इस वजह से उनकी इस
आधार पे हम उनकी आलोचना करते हैं कि उनकी जो परिभाषा थी वो संकीर्ण और विरोधाभास थी। उसके बाद राष्ट्रीय की एक और बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, उनका नाम है फिशर। उन्होंने भी राष्ट्रीय की एक परिभाषा दी है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फिशर के अनुसार, फिशर ने बताया था कि राष्ट्रीय आय में हम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करते हैं जो अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त होती है। फिशर ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं जो अंतिम रूप से अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त होती हैं, जिसके बाद वो किसी भी तरह से उसका रीसेल नहीं किया जाता या आगे उसको कहीं पे बेचा नहीं जाता। जो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदता है वो खुद ही उसका प्रयोग करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फिशर है उन्होंने जो ज़्यादा से ज़्यादा एक उपभोग पे ही जोर दिया हुआ है। फिशर की परिभाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, चलिए हम उनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फिशर ने अपनी परिभाषा में क्या बताया है। फिशर ने अपनी परिभाषा को उपभोग के आधार पर दिया है, जबकि मार्शल और पेगु ने उत्पादन के आधार पर। फिशर ने अपनी परिभाषा में ये बताया है कि राष्ट्रीय आय की गणना हम उपभोग के आधार पर कर सकते हैं। जो भी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उपभोग किया जाता है उसकी वैल्यू, उसका बाजार मूल्य निकाल के ही राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। जबकि मार्शल और पेगु ने बताया था कि जो भी उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फिशर ने किस बात पर जोर दिया, उपभोग पर, और जो मार्शल थे उन्होंने जोर दिया था उत्पादन पर। तो ये फिशर की बात होती है, फिशर मिस और मार्शल। तो हम देख रहे हैं कि फिशर कहते हैं कि वो अंतिम उपभोग पर ज़्यादा जोर देते हैं। उनका कहना था कि जो भी वस्तुएं और सेवाएं अंतिम रूप से जब कंज्यूमर द्वारा उसका उपयोग किया जाएगा तो उसको हम उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय गणना के आधार पर जोड़ते हैं। लेकिन मार्शल और पेगु कहते थे कि उत्पादन के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। फिशर की परिभाषा आर्थिक कल्याण के अधिक निकट है, क्योंकि उन्होंने उपभोग पे जोर दिया है, और कोई भी उपभोक्ता जब किसी वस्तु का उपभोग करता है तो तभी वो उस वस्तु से संतुष्ट हो सकता है। तो उपभोग ही एक आर्थिक कल्याण का आधार है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फिशर की जो परिभाषा है वो एक आर्थिक कल्याण के अधिक निकट है, क्योंकि वो उपभोग की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा उन्होंने आर्थिक कल्याण के अधिक निकट है। फिशर की परिभाषा आर्थिक कल्याण के अधिक निकट है। इसलिए इनकी विशेषता है कि जो फिशर की परिभाषा है वो अधिक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है। वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण। फिशर की परिभाषा वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण है, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, एक्चुअली में आय हमारी तभी होगी जब वो वस्तु या सेवा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगी, और अंतिम उपभोक्ता उस वस्तु को तभी खरीदता है जब वो वस्तु उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फिशर ने ये बात कही है, उनकी जो परिभाषा उन्होंने दी है कि राष्ट्रीय आय की गणना में हम अंतिम उपभोग पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो ये बात भी सिद्ध होती है कि उनकी परिभाषा अधिक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है। चलिए हम फिशर की जो परिभाषा है उसकी कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि उनकी कुछ आलोचनाएं भी दी गई हैं। उनकी आलोचनाएं में जो फर्स्ट आलोचना है
छेद। उनकी जो आलोचना की गई इस आधार पर, क्योंकि उन्होंने जो फोकस किया है वो उपभोग पे किया है, लेकिन उपभोग का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। हम ये नहीं पता कर सकते कि कोई वस्तु का कितना उपभोग किया गया हो, जबकि हम ये आसानी से देख सकते हैं कि उसका उत्पादन कितना किया गया, कहाँ कहाँ किया गया है। क्योंकि उत्पादन तो ऐसा है नहीं कि पूरे देश में सभी व्यक्ति उत्पादन कर रहे हैं, उपभोग तो सभी कर रहे हैं। तो उपभोग का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। तो फिशर क्या ये कहना कि हम राष्ट्रीय आय को उपभोग के आधार पर गणना कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आलोचनात्मक है। इसलिए काफ़ी अर्थशास्त्रियों ने उसके बाद उनकी इस परिभाषा की आलोचना भी की गई है। दूसरी जो उनकी आलोचना की गई है, टिकाऊ वस्तुओं। टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग। टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग के बारे में जो उन्होंने बताया है कि हम वो भी टिकाऊ वस्तु को कैसे हम माप सकते हैं कि वो कितने दिनों तक हमारे लिए उपयोगी है, साल 2 साल 3 साल, कब तक उसका हम कार्यकाल, उसका एक यूज़ करने का जो भी टाइम पीरियड है हम उसको नहीं माप सकते। तो यहाँ पे हम ये बात भी फिशर की इस बात पर आलोचना की गई है कि उपभोग जो वस्तु की जाती है वो टिकाऊ होनी चाहिए। टिकाऊ कब तक होगी, उसका क्या टाइम पीरियड होगा, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते। थर्ड जो आलोचना हुई है वो थी वस्तुओं का हस्तांतरण। वस्तुओं का हस्तांतरण से मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, कोई उपभोक्ता वस्तु को खरीदता है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक वस्तु एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता के पास हस्तांतरित होती रहती है। तो उसमें यह नहीं पता चल पाता है कि कौन सी वस्तु का कौन अंतिम उपभोक्ता है। तो इसलिए इस बात का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो वस्तु है या सेवा है उसका अंतिम उपभोग कहाँ पे हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे राष्ट्रीय की गणना में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम हमारे सामने आती है।